दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम में से हर किसी की इच्छा होती है कि रिटायरमेंट के बाद यानी जब हम काम करना बंद कर देते हैं तो आरामदायक जिंदगी जीना चाहिए। खास करके 60 साल या उससे अधिक की उम्र के बाद हम चाहते हैं कि हर महीने हमें नियमित आमदनी होती रहे और हम आराम से जिंदगी जीते रहें। लेकिन इसके लिए हमें तैयारी शुरू करनी पड़ती है और वो भी जब हम पैसे कमाना शुरू कर देते हैं तब। जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, जिनकी आमदनी अधिक है, उनके पास रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी जीने का विकल्प काफी अधिक होता है। म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं, ज्यादा फंड वाले LIC स्कीम ले सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम ले सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर वो निवेश करके बुढ़ापे के लिए आसानी से ज्यादा पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन जिनकी आमदनी कम होती है, जिनका काम अनियमित होता है, जो कम पैसे कमाते हैं, उनके लिए काफी कम विकल्प होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। तो अगर आपकी आमदनी कम है, आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उसके बावजूद भी आप 1000 से लेकर के 5000 तक मासिक पेंशन का इंतजाम आप कर सकते हैं अटल पेंशन योजना के जरिए। असंगठित क्षेत्र का कहने का मतलब हो गया कि जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते रहते हैं, जो लोग रोड पुलिया वगैरह बनाने में काम करते हैं, जो लोग ठेला चलाते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग पान गुमटी लगाते हैं या छोटे मोटे धंधे करते हैं। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना लागू की गई है, शुरू की गई थी, ताकि 60 साल के बाद इन्हें भी कम से कम 5000 रुपए तक मासिक पेंशन का तो इंतजाम हो ही जाए। तो इस एपिसोड में हम इस स्कीम को लेकर के जो ताजा अपडेट है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ इस स्कीम के तहत खाता कैसे खुलवाएं, किस उम्र के लिए कितना प्रीमियम देना है, वो सब हम आपको बताएंगे। नॉमिनेशन का क्या प्रक्रिया है, कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, कौन लोग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, इन सब बातों के बारे में इस एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम ताजा अपडेट बता देते हैं कि सरकार ने जानकारी दी है ट्विटर के जरिए कि 16 दिसंबर 2020 तक इस स्कीम से कुल 2,71,12,885 ग्राहक यानी सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। इसमें महिला ग्राहकों की संख्या 1,18,39,846 है। यानी ग्राहकों का लगातार भरोसा इस स्कीम पर बढ़ता जा रहा है। तो इस भरोसा जो बढ़ रहा है उसके कारण क्या है, यानी ये योजना को वो लोग क्यों चुन रहे हैं। तो चूंकि ये सरकारी स्कीम है इसलिए 100% सुरक्षित है और भरोसेमंद है। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित होता है। स्कीम को समझना काफी आसान है, निवेश करने में कोई झंझट नहीं है। कम प्रीमियम यानी कम योगदान राशि जमा करके भी ठीक ठाक पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हर महीने 42 रुपया से लेकर के 210 रुपये जमा करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक नियमित आमदनी का इंतजाम कर सकते हैं अटल पेंशन योजना के जरिए। 18 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र वाले इस स्कीम में पैसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल और 1 दिन भी हो गई हो तो इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि इस स्कीम में पेंशन और उम्र के हिसाब से योगदान राशि यानी प्रीमियम देनी होती है। जितनी कम उम्र में पैसे लगाना शुरू करेंगे प्रीमियम उतना ही कम देना होगा, जितनी ज्यादा उम्र में पैसे लगाना शुरू करेंगे प्रीमियम उतना ही ज्यादा देना होगा। कम से कम आपको 20 साल प्रीमियम चुकाना होगा। मसलन हर महीने 5000 रुपये की पेंशन के लिए 18 साल के एक युवा को हर महीने बतौर प्रीमियम 210 रुपये देना होगा। वहीं 40 साल के शख्स को 5000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए हर महीने 1454 रुपये चुकाने होंगे। यानी कम उम्र में ही आप अगर पेंशन स्कीम का फायदा उठाना चाहे तो इसमें पैसे लगाना शुरू कर दे। तो अब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग मासिक पेंशन के लिए कितने समय तक और कितना प्रीमियम चुकाना होगा। एक बात ध्यान रखें, अगर प्रीमियम देने में चूक हो जाती है तो घबराए नहीं, आप ब्याज के साथ बकाया प्रीमियम देकर फिर से खाता चालू करवा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले प्रीमियम की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे 28 सवालों के जवाब जो अक्सर पूछे जाते हैं या अक्सर जिनके मन में वो सवाल उठते हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी
दे दिए हैं, और वैसे आप पीएफआरडीए की वेबसाइट पर भी जाकर के इन सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। और पीएफआरडीए की वेबसाइट है pfrda.org.in। तो चलिए हम बता देते हैं कि प्रीमियम कितना देना पड़ेगा किस उम्र में और कितनी पेंशन के लिए। तो 1000 मासिक पेंशन के लिए 18 साल के युवा को 42 साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा और हर महीने कंट्रीब्यूशन 42 रुपये देने होंगे। 20 साल के युवा को 40 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और हर महीने प्रीमियम के तौर पर 50 रुपये देने होंगे अगर 1000 रुपये मासिक पेंशन वो चाहता है। तो 25 साल की उम्र वाले व्यक्ति को 35 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और हर महीने 76 रुपये प्रीमियम देना होगा अगर वो रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1000 रुपये की पेंशन चाहता है तब। 30 साल की उम्र वाले युवा को 1000 रुपये पेंशन के लिए 30 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और हर महीने 116 रुपये प्रीमियम के तौर पर देना होगा। 35 साल की उम्र वालों को 25 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और 1000 रुपये पेंशन के लिए हर महीने 181 रुपये देने होंगे। 40 साल की उम्र वाले को 20 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और हर महीने 291 रुपये प्रीमियम के तौर पर देना होगा 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 60 साल की उम्र के बाद। उसी तरह 2000 की जो लोग पेंशन चाहते हैं, मासिक पेंशन चाहते हैं, तो 18 साल की उम्र वालों को 42 साल देना होगा, 42 साल तक प्रीमियम देना होगा, 84 रुपये हर महीने देना होगा। 20 साल के व्यक्ति को 40 साल तक प्रीमियम देना होगा और 100 रुपये हर महीने प्रीमियम देना होगा। 25 साल वाले को 35 साल तक प्रीमियम देना होगा और हर महीने 151 रुपये प्रीमियम देना होगा, तब जाकर के 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा 60 साल की उम्र के बाद। उसी तरह 30 साल के व्यक्ति को 30 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और हर महीने 231 रुपये देने होंगे। 35 साल के उम्र वालों को 25 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और हर महीने 362 रुपये देने होंगे। 40 साल की उम्र वाले को 20 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा और हर महीने 582 रुपये देने होंगे 2000 पेंशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं 3000 मासिक पेंशन चाहने वालों को कितना प्रीमियम देना होगा और किस उम्र में कितना प्रीमियम और कितने साल तक देना होगा। तो 18 साल के व्यक्ति को 42 साल तक प्रीमियम देना होगा और हर महीने 126 रुपये, ये हम बता रहे हैं अगर 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन चाहते हैं तब। 20 साल के युवा को 40 साल तक प्रीमियम देना होगा और हर महीने 150 रुपये। 25 साल वाले व्यक्ति को 35 साल तक प्रीमियम चुकाना होगा, 226 रुपये हर महीने देने होंगे। उसी तरह 30 साल के व्यक्ति को 30 साल तक प्रीमियम देना होगा, 347 रुपये हर महीने। 35 साल वाले व्यक्ति को 25 साल तक प्रीमियम देना होगा और हर महीने 543 रुपये। तो इस तरह से आप किस उम्र के हैं, कितना पेंशन चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो पीएफआरडीए की वेबसाइट में जाकर के आप पता कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी जानकारी आपको दी। अब आपको मैं बताता हूं कि जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं या फिर बार बार जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं अटल पेंशन योजना को लेकर के, उसके बारे में हम दे रहे हैं। तो पहला कि पेंशन क्या है, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है। तो पेंशन लोगों को उस समय मासिक आय उपलब्ध कराती है जब कोई काम काज नहीं कर रहे होते हैं। पेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला, बढ़ती उम्र के साथ कमाने की क्षमता में कमी आने से। एकल परिवारों में वृद्धि, कमाने वाले सदस्यों का पलायन की वजह से। तीसरा, रहन सहन महंगा होना। और चौथा, दीर्घायु होना। चौथा, दीर्घायु का मतलब होता है कि औसत उम्र लोगों की बढ़ती जा रही है। पहले 60 था, उसके बाद 65, फिर 70। तो जब आप ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे तो ज्यादा दिनों तक आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी पेंशन के तौर पर, इसलिए पेंशन जरूरत पड़ती है पेंशन की। निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मान की जिंदगी सुनिश्चित करती है। दूसरा सवाल, अटल पेंशन योजना क्या है? तो अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए है और असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित है। एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदान के आधार पर, अभिदाता मतलब सब्सक्राइबर या ग्राहक, 60 वर्ष की आयु पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये प्रति माह गारंटी युक्त पेंशन दी जाएगी। तीसरा सवाल है कि एपीवाई में कौन कौन शामिल हो सकता है। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या मैं एपीवाई में शामिल हो सकता हूं या फिर नहीं हो सकता हूं। तो इसका जवाब दिया है पीएफआरडीए ने कि भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। पात्रता मानदंड निम्न है। पहला, अभिदाता की आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उसका एक बचत बैंक खाता या फिर डाकघर बचत खाता होना चाहिए। और तीसरी योग्यता है कि संभावित आवेदक समय समय पर एपीवाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के दौरान आधार नंबर या मोबाइल नंबर
बैंक को उपलब्ध करा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि पंजीकरण के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आपको समय समय पर अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी चाहिए तो उसके लिए आधार नंबर पंजीकृत कराना जरूरी है या फिर मोबाइल नंबर। अब है अगला सवाल कि किन सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल लोगों को एपीवाई के अंतर्गत सरकारी सह अंशदान प्राप्त करने के योग्य नहीं समझा जाएगा। आपको बता दूं कि सरकार पहले से ही कई तरह की योजना चलाती है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारी को शामिल किया जाता है। तो एपीवाई में किस कैटेगरी के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा उसके बारे में है। तो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के तहत वाले लोग नहीं आ सकते हैं। कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 वाले लोग नहीं आ सकते हैं। तो आप डिटेल से इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में दी हुई जानकारी, उसमें इस बारे में आप ज्यादा विस्तार से जान सकते हैं। अब है कि एपीवाई के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि अभिदाताओं द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए और 5000 रुपए की न्यूनतम तयशुदा पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। अब इस योजना में शामिल होने पर क्या क्या लाभ है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो न्यूनतम पेंशन लाभ की गारंटी सरकार देती है। इसके अलावा अभिदान को वर्धित योजना लाभ के रूप में अधिक पेंशन लाभ प्राप्त करने में सहायक होगी। इस तरह से जानकारी दी गई कि बहुत सारे लाभ होते हैं। किस प्रकार निवेशित किया जाता है। तो एपीवाई के अंतर्गत किए गए अंशदान को पीएफआरडीए द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना एपीवाई के लिए निर्धारित निवेश संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार निवेशित किया जाता है। आप कहीं पर भी पैसे लगाते हैं तो ये देख ले कि जहां आप पैसे लगा रहे हैं वहां से आपका पैसा कहां निवेश किया जाएगा। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जो फर्जी जो स्कीम आती है या पोंजी स्कीम में जो लोग फंसते हैं वो लोग सिर्फ रिटर्न की गारंटी दे करके पैसे लगा देते हैं। अगर किसी ने कहा कि आपको 20% रिटर्न मिलेगा हर महीने, तो इसी लालच में आकर के लोग लगा लेते हैं। लेकिन जब आप कहीं पैसे लगाने जाते हैं तो आप ये देख लें कि आपका पैसा कहां लगाया जाएगा रिटर्न के लिए। तो एपीवाई में जमा किए गए पैसे कहां लगाए जाएंगे इसकी जानकारी दी गई है। एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। तो जहां व्यक्ति का बचत खाता है उस बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। यदि अभिदाता का बचत खाता नहीं है तो सबसे पहले एक बचत खाता खुलवाएं। बैंक में भी खुलवा सकते हैं, डाकघर में भी खुलवा सकते हैं। बैंक खाता संख्या या फिर डाकघर बचत खाता संख्या उपलब्ध कराते हुए बैंक कर्मचारियों की सहायता से एपीवाई पंजीकरण प्रपत्र फॉर्म भरें। आधार या मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अंशदान से संबंधित जानकारी के आदान प्रदान की सुविधा के लिए चाहिए। मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अंशदान के अंतरण के लिए बचत बैंक खाता, डाकघर खाते से अपेक्षित बकाया राशि रखना सुनिश्चित करें। योजना में शामिल होने के लिए क्या आधार नंबर अनिवार्य है। एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अभिदाता की सही पहचान के लिए आधार नंबर उपलब्ध कराना जरूरी है। अगला सवाल है, क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूं। तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए आपको खाता खुलवाना जरूरी है। खाते में अंशदान का क्या तरीका है, ये अगला सवाल है। तो ग्राहक के बचत बैंक खाते, डाकघर बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अंतरालों के आधार पर अंशदान का भुगतान किया जा सकता है। आपको बता दूं कि हर महीने भी आप अंशदान कर सकते हैं या फिर हर 3 महीने पर, हर 6 महीने पर भी आप प्रीमियम भर सकते हैं, अंशदान कर सकते हैं। तो एपीवाई में कितना अंशदान करें यानी कितना प्रीमियम दे। तो मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंशदान योजना में नामांकन के समय अभिदाता की आयु और वांछित निर्धारित मासिक पेंशन के आधार पर निर्भर करता है। और विवरण आप जब स्कीम में खाता खुलवाने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मासिक अंशदान की देय तिथि क्या होती है, मतलब किस तारीख को आपको पैसे दे देना है स्कीम में। तो मासिक अंशदान के मामले में विशिष्ट महीने के किसी भी तिथि या त्रैमासिक अंशदान के मामले में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक अंशदान के मामले में अर्धवर्ष के पहले महीने के किसी भी दिन बचत खाते, डाकघर बचत खाते के माध्यम से एपीवाई में अंशदान का भुगतान किया जा सकता है। तो इस तरह से एफएक्यू यानी बार बार पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट में करीब करीब 28 सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां पर जाकर के आप डिटेल्स से भर सकते हैं। आपको बता दूं कि जब स्कीम का फायदा उठाएंगे तो कुछ आपको शुल्क भी देने होते हैं। तो स्कीम का फायदा उठाने से पहले आप शुल्क के बारे में भी पता कर लें, जहां पर भी आप एपीवाई में खाता खुलवाने जाते हैं वहां पर। इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा है, यानी नॉमिनी बनाने जाना की भी सुविधा है। लेकिन
एपीवाई खाते में नामिती विवरण देना अनिवार्य है। यदि अभिदाता विवाहित है तो पति या पत्नी स्वतः नामिती होगा या होगी। मतलब अगर आप शादीशुदा है और अगर पुरुष ने खुलवाया है खाता तो उसकी वाइफ अपने आप नॉमिनी बन जाएगी, और अगर वाइफ ने खुलवाया है तो उसके हस्बैंड अपने आप नॉमिनी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप विवाहित नहीं हैं यानी अविवाहित है और एपीवाई में खाता खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनी का नाम देना जरूरी है। लेकिन जब आप शादी कर लेंगे तो स्टेटस अपडेट की जानकारी भी आपको देनी होगी, जहां पर आपका खाता होगा वहां पर। तो इस तरह से 28 सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछें। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।